Okay, let's start today's topic, which is understanding investment in an economy. Okay, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें हमने देखा था इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तीनों में क्या फर्क होता है। फाइन, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है इकोनॉमी में। फाइन, देखिए लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था, आज फिर से एक बार देख लीजिए, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में जो सामान बनाए जाते हैं, सामान कंजम्पशन गुड्स भी हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं और इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। तो जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, जो सामान बन रहा है, उस आउटपुट में से वो सामान, ठीक है, जो कैपिटल गुड्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाया जा रहा है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए बनाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो कैपिटल गुड्स बनाए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी में, कैपिटल गुड्स से आप समझ सकते हैं कि कुछ मशीनरी वगैरह, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कैपिटल गुड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जनरली फिजिकल गुड्स जैसे कि मशीनरी वगैरह, उसको हम कैपिटल गुड्स समझते हैं। तो जो भी ऐसे मशीन्स, लाइट मशीन्स, हैवी मशीन बनाई जा रही है, जिनकी हेल्प से, जिनको यूटिलाइज करके हम कंजम्पशन गुड्स बना सकते हैं, ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी देश में जो कैपिटल गुड्स बन रहे हैं फाइनली, ठीक है, वो कितना बन रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक। उसी को क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या जिसको हम कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो ये लास्ट टाइम में मैंने बताया था आपको कि जो भी कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि इन गुड्स को आप अपने कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहे हो, इसको आप बाजार में बेचोगे और जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं या दूसरे बिजनेसमैन हैं वो उसको परचेज करेंगे और इसकी हेल्प से कंजम्पशन गुड्स बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स बनाना, परचेज करना या बनाना एक क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट में क्या है, कंजम्पशन गुड्स भी बन रहे हैं, कैपिटल गुड्स भी बन रहे हैं। हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो खाने योग्य सामान कंजम्पशन गुड्स भी बना रहे हैं, इस्तेमाल करने सामान उपभोक्ता वाले माल बना रहे हैं, उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स भी बना रहे हैं, ठीक है, मशीन्स वगैरह भी बना रहे हैं। तो जो कैपिटल गुड्स बना रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनकी हेल्प से फ्यूचर में कंजम्पशन गुड्स बना के प्रॉफिट या बिजनेस किया जा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री इज not measured as money put in a business or any economic activity, ठीक है। किसी भी देश में अगर इन्वेस्टमेंट, यहाँ मैं एफडीआई वगैरह या एफपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे कंफ्यूज मत, ठीक है। किसी में देश में अगर जो कहेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हम मेजर करते हैं कि उस देश में जो भी जीडीपी है उस देश का, ठीक है, जीडीपी का वो पोर्शन जिसमें कैपिटल गुड्स हैं, तो कितना कैपिटल गुड्स बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उस देश का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ये डायग्राम देखिए, ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक कारखाना है और यहाँ पे दो तरह के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट्री कंजम्पशन गुड्स भी बनाती है, कंजम्पशन गुड्स आपका कुछ भी हो सकता है, लेट्स अज्यूम ये फैक्ट्री बर्गर्स बनाती है, ठीक है, बर्गर्स। तो कंजम्पशन गुड्स जो बना रही है, लोगों के कंज्यूम करने के लिए बना रही है, ये कंजम्पशन गुड्स से मान लीजिए 700 रुपए के, ठीक है, 700 रुपीज के बर्गर्स बना रही है कंजम्पशन गुड्स, और उसी के साथ साथ ये कंपनी कैपिटल गुड्स भी बना रही है 300 रुपए की। लेट्स अज्यूम कैपिटल गुड्स यहाँ पे है बर्गर बनाने की मशीन, ठीक है, जिस मशीन से बर्गर बनाया जा रहा है वो मशीन क्या है, वो कैपिटल गुड है, ठीक है, उसी की हेल्प से बर्गर बनाया जा रहा है। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जिनकी हेल्प से कंजम्पशन गुड्स बनाए जाते हैं, फाइन। तो ये आपके कैपिटल गुड्स हैं। तो 300 रुपए की मान लीजिए वो कैपिटल गुड्स बना रही है और 700 रुपए की कंजम्पशन गुड्स बना रही है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स कितना हो गया, 700 प्लस 300, 1000 रुपए, ठीक है। लेकिन उसमें से जो 700 रुपए के गुड्स हैं वो कंजम्पशन गुड्स हैं, कंज्यूम करने के लिए बनाया जा रहा है,
और जो 300 रुपए के सामान है वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स है। तो जो 300 रुपए के सामान बनाए जा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, क्योंकि इस मशीनों को वापस देश में जो बनाए जा रहे हैं मशीन, इनको इनकी हेल्प से बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है फ्यूचर में। जो बर्गर की मशीन बनाई गई हैं उन मशीन को दूसरे लोग परचेज करके अपने अपने यहाँ बर्गर की फैक्ट्री या बर्गर का शॉप खोल सकते हैं और बर्गर बना के बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कैपिटल गुड्स है बेटा, ये क्या है आपके इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो मान लीजिए किसी देश में एक ही फैक्ट्री है, ठीक है, और वो क्या बना रही है, कंजम्पशन गुड्स भी बना रही है, कैपिटल गुड्स भी बना रही है। कंजम्पशन गुड्स बना रही है 700 रुपए की और कैपिटल गुड्स बना रही है 300 रुपए में। मान लो साल लेके चलते हैं 2019-2020। तो अगर इसी डेटा की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना हो कि जीडीपी कितना होगा, कोई एक देश है और उस देश में सिर्फ एक ही कंपनी है मान लो, और वो कंपनी 300 रुपए का कैपिटल गुड बना रही है और 700 रुपए का कैपिटल 300 रुपए का कैपिटल गुड बना रही है, 700 रुपए कंजम्पशन गुड बना रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जीडीपी कैलकुलेट करना, जीडीपी आपको पता है क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी विद इन 1 ईयर। तो मान लो देश में सिर्फ गुड्स बनाए जा रहे हैं और गुड्स बनाने वाली एक ही फैक्ट्री है और वो 2 तरह के गुड्स बनाती है। कंजम्पशन गुड्स 700 रुपए की, उसकी वैल्यू 700 रुपए है, और कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या है, 300 रुपए है। तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 700 प्लस 300, मतलब क्या हो गया, 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज क्या हो गया इस केस में, जीडीपी हो गई। तो ये 1000 रुपीज क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेकिन कितना हो जाएगा, तो पूछा जाएगा कि ठीक है देश की जीडीपी 1000 रुपए है, क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इस केस में क्या है 1000 रुपीज। पर पूछा जाए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उस देश में, तो ये कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा जितना उस देश ने क्या बनाया है, कैपिटल गुड्स बनाया। ठीक है, या तो कैपिटल गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स कहीं और से परचेज कर ले। कैपिटल गुड्स जितने वैल्यू के आपके पास फाइनल आउटपुट में आ रहा है वही क्या है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 300 रुपए क्या हो गया देश में, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। या अगर परसेंटेज निकाला जाए तो टोटल 1000 रुपए का सामान बनाया जा रहा था, उसमें से 300 रुपए का सामान क्या है, कैपिटल गुड्स है। मतलब लगभग 30% क्या है उस देश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो 30% किसका, जीडीपी का। जो जीडीपी है उस देश की, उस जीडीपी के 30% क्या है उस देश में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मतलब क्या हो गया इस केस में, जीडीपी हो गया। और वो आउटपुट में क्या कंसीडर करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स को कंसीडर करना है कि कितना कैपिटल गुड्स उस कंट्री में बनाया जा रहा है या कहीं से लाया जा रहा है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स जितना होगा परसेंटेज में, उसी को हम क्या कहेंगे उस कंट्री में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। तो यही जो ऊपर वाला एग्जांपल आपने लिया है उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि इन द अबव एग्जांपल इफ द कंट्री इंपोर्ट्स, जैसे आपने देखा कि 300 रुपए का कैपिटल गुड बना रही और उसके साथ साथ मान लो बाहर से भी कुछ कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करके मंगा ले। ठीक है, बाहर से परचेज कर, लेट्स अज्यूम ऑस्ट्रेलिया से कुछ गुड्स हमने परचेज कर लिया। कौन सा गुड, कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड नहीं। ठीक है, तो इफ द कंट्री इंपोर्ट्स कैपिटल गुड्स वर्थ ₹100 इन द ईयर। ठीक है, जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल अगर एक कंपनी ने बाहर से 100 रुपए का क्या मंगा लिया, एक कंट्री ने बाहर से 100 रुपए का कैपिटल गुड्स मंगा लिया, फाइन। उसी साल उस कंट्री ने क्या किया था, उस कंपनी ने क्या किया था, 300 रुपए का कैपिटल गुड्स बनाया था। ये एग्जांपल में क्या है कि एक कंट्री है, उस कंट्री में सिर्फ एक ही कंपनी है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक कंट्री है, उस कंट्री में एक ही कंपनी है, उस कंपनी ने 300 रुपए का क्या बनाया, कैपिटल गुड्स, और उसके साथ साथ 700 रुपए का बनाया कंजम्पशन गुड्स, और उसी के साथ क्या किया, बाहर से 100 रुपीज का कैपिटल गुड इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, टोटल इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा कि 300 रुपए का कैपिटल गुड्स खुद बनाया प्लस 100 रुपए का कैपिटल गुड्स बाहर से परचेज कर लिया। ठीक है, बाहर से परचेज कर लिया, तो वो कैपिटल गुड्स, वो मशीन, वो सामान देश में आया। ठीक है, तो टोटल 400 रुपए क्या हो गया देश में, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइन।
तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 400 बाय 1000, इस केस में ये 40% तक चला जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 रुपए का कैपिटल गुड्स देश में है इस समय, जिसकी हेल्प से क्या बनाया जा सकता है, कंजम्पशन गुड्स बनाया जा सकता है। ठीक है, बिकॉज 400 रुपीज वर्थ कैपिटल गुड्स इज गेटिंग एडेड इन द इकोनॉमी। लेकिन अब इसके साथ मान लो हमने जो कैपिटल गुड्स बनाया उसमें से कुछ कैपिटल गुड्स बाहर बेच भी दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। कंजम्पशन गुड नहीं, कैपिटल गुड्स जो मशीन्स वगैरह बनाई हमने उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर दिया। ठीक है, तो इसी एग्जांपल समझते हैं। बट इफ वी आल्सो एक्सपोर्ट कैपिटल गुड्स वर्थ ₹40, 40 रुपए की कैपिटल गुड्स हमने बाहर बेच दी, तो उस केस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा देश में? 300 रुपए जो देश में हमने बनाया था कैपिटल गुड्स, 100 रुपीज का कैपिटल गुड्स बाहर से मंगाया था और 40 रुपीज का कैपिटल गुड्स बाहर बेच दिया, टोटल कितना बचा? 360 रुपीज। तो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज कंट्री में कितना हो जाएगा? 36%। ठीक है, 300 + 100 - 40। तो इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट जो है किसी इकोनॉमी में कैलकुलेट करते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट का एक नाम और भी है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, किसी देश में कितना कैपिटल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। टोटल कैपिटल गुड्स या टोटल कैपिटल कितना देश में है उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट को ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के नाम लगभग सेम है, इन्वेस्टमेंट बोलिए या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलिए। कैपिटल को फॉर्म करना, कैपिटल बना के रखना अपने पास। ठीक है, तो इस केस में कैपिटल क्या है आपका? कैपिटल गुड्स की बात की जा रही है। ठीक, अब अगर इसी को आगे बढ़ा के चलेंगे, टोटल कैपिटल कितना हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो हमने देखा था पिछली बार क्लास में कि कैपिटल को डिवाइड किया गया है 3 टाइप की कैटेगरी में। एक होता है आपका फिजिकल, जिसमें कि आपकी मशीन वगैरह आ जाती है। एक आपका होता है इंटेलेक्चुअल, जिसमें आपकी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स आ जाते हैं। एक आपका फाइनेंशियल, जिसमें मनी वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैपिटल का पार्ट हो जाती हैं। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है बताता हूँ, उसके साथ साथ उसमें क्या ऐड करना है, प्लस नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड प्रेशियस जेम्स एंड स्टोन्स, प्लस चेंज इन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब इसमें क्या होता है कि टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है एक देश में, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि उस कंट्री में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है। अभी जो फिक्स्ड वर्ड देख रहे हैं आप, ये फिक्स्ड। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि उस देश में कितनी मशीनरी है जो बनाई जा रही है अभी। ठीक है, कितनी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, नया कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है, नई बिल्डिंग्स वगैरह कुछ बनाई गई हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपके पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब आ जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो एक ही जगह फिक्स है। ठीक है, तो इसमें मशीन, इक्विपमेंट्स, न्यू बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, स्टेशनरी है, फिक्स है। दूसरा क्या हो गया, हमने जो उस कंट्री ने जो मेटल्स, वैल्यूएबल मेटल्स को परचेज किया है या एक्वायर किया है या माइन करके निकाला है कहीं से, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, प्रेशियस जेम्स वगैरह जो होते हैं, डायमंड, रूबी एंड ऑल, स्टोन्स वगैरह, तो इनका कितना स्टॉक है उस कंट्री के पास, अभी रिसेंटली कितना एक्वायर किया है, कितना स्टॉक है, और स्टॉक में कितना चेंज। अभी टोटल स्टॉक जो कंट्री में है, टोटल स्टॉक मतलब उस कंट्री में मान लीजिए कुछ इक्विपमेंट्स थे, मशीनरी थी, कुछ सामान को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया, तो अब जो इन्वेंट्री है, जो सामान का एक वेयर हाउस है जिसमें सारा सामान रखा है, एक एजम्पशन कर लो, एक वेयर हाउस है जिसमें सारी मशीन वगैरह पड़ी, उसमें से कुछ मशीन कंट्री ने बाहर एक्सपोर्ट कर दी, तो उसकी इन्वेंट्री में चेंज आ गया। मतलब जो वेयर हाउस था उसमें अब हमारे पास इक्विपमेंट्स कम हो गए, तो कैपिटल कम हो गया। मान लो बाहर से और इम्पोर्ट करके मंगा लिया, तो वो वेयर हाउस जो है उसमें और सारे जो है मशीन्स आ गए, तो इससे क्या हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ गया।
तो इन तीनों को ऐड करके क्या बन जाता है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री, और इसी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बोलिए या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बोलिए, इन्वेस्टमेंट देखने का तरीका क्या है कि उस कंट्री में कैपिटल गुड्स कितना है, आउटपुट में कैपिटल गुड्स कितना है। ठीक है, तो वो हमने अब एग्जांपल से देखा कि एक फैक्ट्री है जो कि कंजम्पशन गुड्स बना रही है, कैपिटल गुड्स बना रही है, तो उसके बिहाफ पे कैलकुलेट किया जा सकता है, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिया जाए, उससे भी क्या मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपने ये एक छोटा सा फॉर्मूला देख लिया। फाइन, अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लेते हैं, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी सामान है उसकी वैल्यू में गिरावट आना, जो कैपिटल गुड्स है उसकी वैल्यू साल दर साल कम होती रहती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल में आपने देखा कि ये एक फैक्ट्री थी। ठीक है, ये एक फैक्ट्री थी जो कि कंजम्पशन गुड्स भी बना रही थी और कैपिटल गुड्स भी बना रही थी। ठीक है, तो जैसे मान लो बर्गर्स बना रही थी, ठीक है, और बर्गर्स बनाने की कुछ छोटी छोटी मशीन भी बना रही थी, पर इन दोनों गुड्स को बनाने के लिए इस फैक्ट्री के पास खुद पहले से क्या होगा, कुछ और सारी मशीन्स होंगी। ठीक है, उन्हीं की मशीन से ये फैक्ट्री क्या बना रही है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन गुड्स बना रही है, और उसके साथ साथ क्या बना रही है, कुछ मशीन बना रही है। किसकी हेल्प से बना रही है, अपने पास जो इसके पास कैपिटल है, जो कैपिटल गुड्स इसके पास पड़े हैं उसकी हेल्प से बना रही है। ठीक है, तो जब ये फैक्ट्री पूरे 1 साल चली, ठीक है, 1 साल इस फैक्ट्री ने पूरा काम किया, बर्गर्स वगैरह बनाए, बर्गर बनाने की मशीन भी बनाया, तो इस फैक्ट्री में जो सामान था, जिनकी हेल्प से या जिन मशीन की हेल्प से ये सब गुड्स बनाए जा रहे थे, तो लगातार जब पूरे साल भर उस सामान का इस्तेमाल किया गया गुड्स बनाने के लिए, तो उसमें क्या हो गया, वियर एंड टियर हो गया। ठीक है, धीरे धीरे आप कोई चीज चलाते हो, घिसते हो उसको, तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन नहीं रहता पहले की तरह। ठीक है, पुरानी हो जाती है, तो वियर एंड टियर इसको कह देते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ फैक्ट्री रन्स फॉर अ ईयर, वियर एंड टियर हैपेंस इन द फैक्ट्री। ठीक है, अब इसी वियर एंड टियर को क्या कहते हैं कि जो मशीन वगैरह वहां इस्तेमाल हो रही थी ये सब चीजें बनाने के लिए, ठीक है, वो घिसना शुरू हो गई, थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया, मेंटेनेंस वगैरह कराना पड़ा, तो अब वो नई पहले जैसी नहीं रही, उनकी वैल्यू में गिरावट आना शुरू हो गई। तो इसी वैल्यू में जो गिरावट आ जाती है तो क्या कहते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो डिफाइंड एज कंजम्पशन ऑफ फिजिकल कैपिटल। ठीक है, जो फिजिकल कैपिटल था, इस केस में फिजिकल कैपिटल क्या था, जो मशीन्स ऑलरेडी फैक्ट्री में थी वो क्या थी, वो फिजिकल कैपिटल था। फिजिकल कैपिटल मतलब बड़ी बड़ी मशीनें जिनकी हेल्प से ये फैक्ट्री गुड्स बना रही है, चाहे कंजम्पशन गुड्स बना रही है या छोटे छोटे अलग से मशीन बना रही है। ठीक है, तो इन दी अबव एग्जांपल अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 700 रुपीज कंजम्पशन गुड्स एंड रुपीज 300 कैपिटल गुड्स। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब ये कंपनी फैक्ट्री ये काम कर रही है, उस केस में जो फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनकी हेल्प से ये कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स बनाए जा रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स में भी क्या हो रहा है, वियर एंड टियर हो रहा है। ठीक है, उनमें गिरावट आ रही है, उनकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो सपोज दैट देयर इज वियर एंड टियर ऑफ ₹50 इन द फैक्ट्री, 50 रुपए का वियर एंड टियर हो गया, 50 रुपए का सामान जो है उसमें थोड़ी गिरावट आई, यूज होने के बाद वो घिसना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल के अंदर वो जो फैक्ट्री ने 700 रुपए का कंजम्पशन गुड्स बनाया और उसके साथ साथ 300 रुपए का क्या बना दिया, कैपिटल गुड्स बना दिया। लेकिन ऐसा करने में उस फैक्ट्री को लॉस हुआ 50 रुपीज के कैपिटल गुड्स का। ठीक है, क्योंकि उनकी हेल्प से, उन कैपिटल गुड्स की हेल्प से ये फैक्ट्री ये 2 तरह के गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को बना रही थी, मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वो पुराने वाले जो मशीन्स थे जिनकी हेल्प से ये 2 नए सामान बनाए जा रहे थे, 700 रुपए के और 300 रुपए के, तो वो जो पुराने सामान थे उसमें कुछ वियर एंड टियर होना शुरू हो गया। लेट्स एज्यूम 50 रुपए का वियर एंड टियर हो गया, तो उस केस में नेट प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स कितना होगा, मतलब टोटल कैपिटल गुड्स कितने प्रोड्यूस हुए। ठीक है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कितना बना
कैपिटल गुड्स, तो 3 रुपए कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन हुआ। लेकिन ये 3 रुपए का प्रोडक्शन जो हुआ कैपिटल गुड्स का, इसमें 50 रुपीज का वियर एंड टियर भी हो गया पुराने वाले कैपिटल गुड्स में, जिनकी हेल्प से इनको बनाया गया, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इस केस में नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया था वो कितना था, 3 रुपए का, मतलब 3 रुपए के कैपिटल गुड्स बने थे। लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन जो वियर एंड टियर था उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो कितना था, 50 रुपीज का। 50 रुपीज की गिरावट आई थी पुराने वाले कैपिटल गुड्स में इन नए कैपिटल गुड्स को बनाने में, ठीक है। 300 माइनस 50 ये हो गया 250। तो 250 रुपीज क्या है, उस देश में नेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कितना है उस देश में, अब चाहे वो देश वो कैपिटल गुड्स को बनाए या बाहर से परचेज करके ले आए, तो टोटल उसके स्टॉक में कितना कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ साल में, उनकी कितनी वैल्यू है, वही क्या हो जाता है आपका उस देश का नेट इन्वेस्टमेंट। और उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, फाइन, कोई इशू यहाँ तक? नो सर। चलो आगे देखते हैं। अब आपको इकोनॉमी में एक मॉडल समझाने जा रहा हूँ, उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। सर्कुलर फ्लो, सर्कल समझते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कोई चीज ए से एंड बी तक गई और वापस घूम के इसी एंड पे आ गई, तो हम कहते हैं कि एक लूप में जा रहा है, एक क्लोज सर्कल को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर मॉडल क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में, उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। इसका मतलब होता है कि जो पैसा है, ठीक है, वो कैसे प्रोड्यूसर से जा रहा है कंज्यूमर्स तक, वापस घूम के कंज्यूमर्स से कैसे पहुंच रहा है प्रोड्यूसर्स तक, ठीक है। तो प्रोड्यूसर मतलब क्या है, जो सामान को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, और कंज्यूमर मतलब हाउस होल्ड, ठीक है, जो हम और आप लोग हैं, हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ मनी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड्स एंड बैक अगेन टू द प्रोड्यूसर्स इन एन एंडलेस लूप, लगातार ऐसे ही होता रहता है। तो लास्ट क्लास में ये भी बताया था मैंने आपको कि अलग अलग सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। एक आपका होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, जिसमें हमने फैमिली की बात की थी कि जो लोग एक साथ एक घर में रहते हैं वो फैमिली का पार्ट होते हैं। उसमें से कई सारे अर्निंग मेंबर्स भी होते हैं, एक साथ रहते हैं और सामान कंज्यूम करते हैं, उसको हम हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और एक क्या था आपका एक्सटर्नल सेक्टर, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की गई, ठीक है। तो इन एन इकोनॉमी मनी मूव्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर मतलब जो फैक्ट्री है या जो इंडस्ट्री जो सामान बना रही है, ठीक है, तो वहां से पैसा कहाँ जाता है, वर्कर्स के पास जाता है, क्योंकि सामान बनाने के लिए उस फैक्ट्री ने, उस प्रोड्यूसर ने क्या किया, वर्कर्स को, लेबर्स को हायर किया, उनको क्या दिया, सैलरी दी, वेजेस दिया। पैसा जो था वो पहले प्रोड्यूसर से कहाँ जा रहा है, वर्कर्स के पास जा रहा है, ठीक है। एंड देन बैक फ्रॉम वर्कर्स टू प्रोड्यूसर्स, और फिर वही पैसा वर्कर्स से वापस जा रहा है किसके पास, प्रोड्यूसर्स के पास। क्योंकि जो वर्कर्स को जब सामान पैसा मिला, उस पैसे से वो क्या करेगा, पैसा खाएगा तो है नहीं, उसी की हेल्प से कंजम्पशन गुड्स वगैरह खरीदेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो सामान को खरीदेगा, मतलब क्या करेगा, जो पैसा मिला उस पैसे को स्पेंड करेगा किसके लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस को कंज्यूम करने के लिए, खरीदने के लिए, ठीक है। तो पैसा जो होता है वो फ्लो हो रहा है, कहाँ से फ्लो हो रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक जा रहा है, वापस कंज्यूमर से कहाँ पहुंच रहा है, प्रोड्यूसर्स तक, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, सर्कुलर फ्लो मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब इस मॉडल को समझने के लिए एक दो केस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उस केस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए आप एज्यूम कर लीजिए इस समय कि मान लीजिए एक ऐसा देश है जहां फिलहाल कोई गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का रोल अभी हम लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को इस एग्जाम्पल से बाहर रखना है और एक्सटर्नल सेक्टर को भी बाहर रखना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, टोटल
देयर आर 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, फाइन, टोटल देयर आर 4 सेक्टर्स, तो वो आपके जो होते हैं 4 सेक्टर हो जाते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। पहला सेक्टर को पता है वो क्या था, प्राइवेट सेक्टर, ये आप जानते हैं। दूसरा क्या था आपका, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तीसरा आपका था हाउस होल्ड सेक्टर, फाइन, और जो चौथा आपका था वो आपका था एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक। तो लेट्स एज्यूम, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर अभी एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है। लेट्स एज्यूम गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं, ठीक है। दो ही सेक्टर इस समय हैं, वो है प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब एक कंपनी, एक फर्म, एक एंटरप्राइज, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर है, उसने लोगों को हायर कर रखा है, सामान बना रहा है, लोगों को बेच रहा है। और हाउस होल्ड सेक्टर में क्या है, जो लोग हैं सामान को परचेज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर इन्वॉल्व हैं और इनके हेल्प से हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम कि एक एग्जांपल है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे और हाउस होल्ड सेक्टर की बात करेंगे। यही 2 सेक्टर इस समय एक देश में, एक इकोनॉमी में प्रेजेंट, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर को भी एग्जांपल से बाहर रखते हैं, ठीक है। तो आइए पहला केस समझते हैं। एक चीज और मान के चलते हैं कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब जो फैमिलीज हैं, हम और आप जो हैं, हम लोग अपने पास कोई पैसा सेव नहीं कर रहे, वी आर नॉट सेविंग एनीथिंग, ठीक है। हमें जितना पैसा मिलता है, इट मीन्स वी आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। जैसे होता है ना कि जितना पैसा आया सारा खर्च कर दिया खाने पीने के लिए या अपने आपको सर्वाइव कराने के लिए, ठीक है। डेली नीड्स की, बेसिक नीड्स की एमिनिटीज को परचेज करने के लिए कोई पैसा सेव नहीं कर रहा। जितना पैसा हमारे पास आ रहा है, जहां हम काम कर रहे हैं, और एज अ सैलरी, एज अ वेजेस जो पैसा हमको मिल रहा है, पूरा कंज्यूम कर जा रहे हैं उस पैसे को, उसको सेव करके नहीं रख रहे हैं। ये एग्जांपल मान के चलो, ठीक है। एज्यूम दैट जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो लोग हैं, दे आर नॉट सेविंग एनीथिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वो सारा जो पैसा उनके पास है उससे वो क्या खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। हेंस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज वगैरह हैं, वो जो भी सामान बना रही है, वो सारा सामान जो है हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम कर रहा है। कोई सामान बच नहीं रहा है, सब सामान हाउस होल्ड सेक्टर जो है कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर कोई पैसा सेव नहीं कर रहा, सारा पैसा जितना उसके पास है उससे सारे गुड्स को वो परचेज कर ले रहा है, यूज कर ले रहा है, ठीक है। तो देखिए ये सामने डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम को देखिए। ओके, तो ये देखिए प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कंपनी है, एंटरप्राइज, ठीक। एंटरप्राइज क्या होती है आपको पता ही, ठीक है। एक कंपनी, एक फर्म है जिसका मेन काम है प्रॉफिट कमाना, ठीक। और ये क्या है, आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं, लोग हैं, ठीक है। तो मान लो एक एंटरप्राइज है जिसका मेन काम क्या है, लोगों को बर्गर बना के देना, ठीक है। बर्गर एग्जाम्पल ले लो, ठीक। तो एक कंपनी है जो बर्गर्स बनाती है, और बर्गर्स की जो मार्केट प्राइस है, जितने का बर्गर वो बेच रही है, वो है 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपीज का बर्गर को वो सेल आउट करती है। अब इस कंपनी को काम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको पता ही है। पहले उसको कुछ फैक्टर सर्विसेज चाहिए, उसको लोग चाहिए, ठीक है। उसको लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, लैंड वगैरह चाहिए, ठीक है, कैपिटल चाहिए, और उसकी हेल्प से ये कंपनी काम करेगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स हैं। एक आपका स्टेप है ए, ये स्टेप ए, ठीक है। यहाँ आपका स्टेप बी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये स्टेप सी है और आपका ये स्टेप डी है। इन चारों स्टेप्स को समझेंगे और इनकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि कैसे जीडीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के लेसन में बताया था कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लगभग 3 तरीके हैं। एक आपका था इनकम मेथड, एक था
value added method, and the last one was expenditure method. तो इसी एग्जाम्पल से, इसी डायग्राम से आप ये भी समझ जाएंगे कि इन तीनों मेथड्स के थ्रू कैसे जीडीपी भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो ये जो ए बी सी डी मैंने मार्क कर रखे हैं, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप जो ए है वो स्टेप हाउस होल्ड से जा रहा है एंटरप्राइज की तरफ। ठीक है, ये स्टेप ए है, पहला स्टेप है ये स्टेप ए। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए मेंशन कर दिया आपके लिए। पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले ए स्टेप होगा, फर्स्ट ए स्टेप विल हैपन, और उसके बाद बी सी और डी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखना है कि पहले ए होगा, आपका ए स्टेप होगा, फाइन, ए के बाद आपका बी होगा, सी होगा और फिर डी होगा। इन सारे स्टेप्स को समझना है कि स्टेप्स में हो क्या रहा है, पैसा फ्लो कैसे हो रहा है, मनी का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करिए कि जो ऊपर कंपनी आपने देखी ये एक एंटरप्राइज है, एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। ठीक है, सपोज द एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस बर्गर्स। बर्गर्स क्यों प्रोड्यूस करें, लोगों ने डिमांड किया होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो डिमांड सप्लाई पे काम करती है, लोगों की नीड नहीं, लोगों की डिमांड क्या है वो देखते हैं। तो जो लोगों की डिमांड है वही बनाएंगे, वही बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, तो लोगों ने डिमांड कर रखा था, जो हाउस होल्ड सेक्टर के लोग थे एग्जाम्पल में, कि इनको बर्गर्स चाहिए, तो उसके लिए कंपनी बनी। ठीक है, उस कंपनी ने बर्गर्स बनाना शुरू किया क्योंकि लोगों की डिमांड थी। लोग कहाँ के लोग, हाउस होल्ड सेक्टर के लोग। ठीक है, कंज्यूमर्स ज़्यादा यहीं पे होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों की डिमांड। ठीक है, लेकिन अब ये बर्गर को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इनपुट्स चाहिए। ठीक है, टू प्रोड्यूस द बर्गर द एंटरप्राइज द कंपनी विल रिक्वायर सर्टेन इनपुट्स, कुछ इनपुट चाहिए होगा। पहला इनपुट क्या है कि एक तो पहले एक एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, एक लीडर हो जिसके पास एक आइडिया हो, जो सामने आया बताए कि हाँ कैसे बर्गर बनाया जा सकता है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड है। उसके पास एक आइडिया होगा, एक बिजनेस प्लान होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनी सेटअप करेगा। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर होगा जो कि क्या होगा, ओनर होगा उस फर्म का, ओनर ऑफ द एंटरप्राइज। उसके साथ साथ उसको कैपिटल चाहिए, कैपिटल गुड्स बेसिकली यहाँ बात की जा रही है, मतलब मशीन वगैरह चाहिए जिनकी हेल्प से वो बर्गर को प्रोड्यूस कर सकता है। उसके साथ साथ उस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, चलाने के लिए कुछ हमें नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह और रॉ मटेरियल्स चाहिए, जैसे कि लैंड, ठीक है, वाटर एंड गुड्स लाइक व्हीट, सॉल्ट, जिनकी हेल्प से बनाया जाएगा। फाइन, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या चाहिए हमको, मैन पावर चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, बर्गर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ये आपके क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बर्गर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए, एंटरप्रेन्योर है, आपके पास कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं और लेबर हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे है वो भी एक इंसान ही, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान है, उसकी पर्सनल लाइफ वो भी चीजें कंज्यूम करेगा। तो एंटरप्रेन्योर और लेबर जो जिनकी हेल्प से बर्गर बनाया जा रहे हैं, दे बोथ बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। वो दोनों ही इंडिविजुअल बेसिस पे हाउस होल्ड सेक्टर पे हैं, लेकिन उनकी जो कंपनी है जो इस एंटरप्रेन्योर ने खोली है, वो कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी। ठीक है, तो सपोज करिए जो कैपिटल है, मतलब जो गुड्स वगैरह हैं, जो सामान मशीन बनाने के लिए जो चाहिए, ठीक है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, जो आपने ऊपर नेचुरल रिसोर्स देखे, लैंड, वाटर, गुड्स लाइक व्हीट, सॉल्ट, ठीक है, जिनकी हेल्प से चीजें बनाई जाएगी। तो इनकी हेल्प से चीजें बनाई जाएंगी इस केस में आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज और कैपिटल। ये आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है इस केस में, वही इंडिविजुअल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दोज हु बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। फाइन, दोज हु बिलोंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये जितने भी 4 फैक्टर्स सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज क्या हैं, एंटरप्रेन्योर की। ठीक, एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर कहाँ से आएगा, खुद एक हाउस होल्ड सेक्टर का इंसान उठ के खड़ा होगा, कहेगा हाँ मुझे कंपनी खोलनी, तो एक एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। लेट्स अज्यूम वही कहीं से कैपिटल का इंतजाम करता है। ठीक है, उसी कुछ लोग, कुछ साथी को कहते हैं हाँ चलो हम लोग लैंड वगैरह आपको दिलवाते हैं और आप कंपनी खोलो, और उन्हीं में से कुछ लोग लेबर बन जाते हैं कि हाँ चलो कंपनी में काम कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ये चारों चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? दीज ऑल थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के जो लोग हैं वही क्या कर रहे हैं? कंपनी में काम भी कर रहे हैं, कंपनी को रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी को कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी को बनाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर में से एक इंसान जिसके पास एक बिजनेस आइडिया था वो क्या बन गया? एंटरप्रेन्योर बन गया। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपका? इस केस में एक हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो आपने स्टेप ए देखा यहाँ पर, ये जो स्टेप ए है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये प्रोवाइड कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, लेबर्स की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। तो ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है इस केस में? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है एंटरप्राइज को। ठीक है, ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ठीक है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो स्टेप ए में प्रोवाइड किए गए, ये हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा प्रोवाइड किए गए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को। ठीक है, तो स्टेप ए में आपने देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है एक कंपनी को, जिसकी हेल्प से वो कंपनी क्या बना रही है? बर्गर बना रही है। ठीक है, तो जब ये सारे इनपुट्स इस कंपनी को मिल गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये चीज जो है फिगर ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि हाउस होल्ड सेक्टर ने सारा इनपुट, ये जो 4 फैक्टर सर्विसेज थे, ये सारा इनपुट हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? ये प्रोवाइड हुआ है प्राइवेट सेक्टर। अब ये प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? इनपुट्स का इस्तेमाल किया और इस एंटरप्राइज ने क्या किया? बर्गर प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब लेट्स एज्यूम इस बर्गर की जो प्राइस रखी गई है मार्केट के अकॉर्डिंग, वो रखी गई 100 रुपीज। ठीक है, तो इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 100 रुपीज। सिंस द बर्गर इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹100, अब ये जो 100 रुपीज का मार्केट में बर्गर बिकेगा, तो ये जो सारा पैसा 100 रुपीज है, ठीक है, जो बर्गर को बर्गर की सेल से मिला है, अब ये सारा पैसा जो 100 रुपए है, ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, किसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया जाएगा? उन्हीं लोगों को जिन्होंने इनपुट्स प्रोवाइड किए थे कंपनी को, जिसकी हेल्प से कंपनी ने क्या किया था? कंपनी ने बर्गर प्रोड्यूस किया था। तो ये जो 4 फैक्टर सर्विसेज हैं, ठीक है, पहला क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योर खुद जो कंपनी का मालिक है वो अपने पास रखेगा कुछ परसेंटेज, क्योंकि उसका ये आइडिया था, उसने कंपनी बनाई। ठीक है, उसकी हेल्प से उसने बर्गर बना के लोगों को बेचे, तो कुछ पैसा वो अपने पास रखेगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने कंपनी में काम किया एज वर्कर्स, तो एम्प्लॉयज को पैसा दिया जाएगा, सैलरी, वेजेस। ठीक है, अब जो सामान एज अ कैपिटल इसने लिया था, ठीक है, लेट्स एज्यूम लोन पे लिया था जो मशीन्स वगैरह, उसका ये इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर, तो वो पैसा पे करेगा। और जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहा था, लेट्स एज्यूम जो जमीन रेंट पे लिया था इस एंटरप्रेन्योर ने, जिसकी हेल्प से वहां पे बर्गर फैक्ट्री ओपन की थी, तो जिसकी वो जमीन थी उस जमीन का रेंट पे करेगा ये एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो 100 रुपए इसके पास आएगा बर्गर बेचने के बाद, उस बर्गर के 100 रुपए को क्या करेगा? ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों में, कुछ पैसा अपने पास रख लेगा और बाकी पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये आप चेक करिए कि बाकी पैसा कैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ पैसा एंटरप्रेन्योर के पास रहेगा, कुछ लेबर के पास रहेगा, कुछ कैपिटल में चला जाएगा और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए चेक करेंगे स्टेप बी, ये है आपका स्टेप। तो स्टेप बी में क्या है? पैसा यहाँ से कहाँ से फ्लो हो रहा है? ठीक है, पैसा फ्लो हो रहा है एंटरप्राइज से, पैसा आपका एंटरप्राइज से फ्लो हो रहा है और कहाँ जा रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर में चला जा रहा है। ठीक है, तो स्टेप बी जो है वो आपका एंटरप्राइज से मूव होकर जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्रॉफिट है,
प्रॉफिट किसके पास जाएगा? एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा। एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड सेक्टर में है, ठीक है। कंपनी प्राइवेट सेक्टर में है, पर वो जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद भी सामान कंज्यूम करेगा, तो वो कहाँ पे है? प्राइवेट सेक्टर में, हाउस होल्ड सेक्टर में। दूसरा जो है आपके वेजेस, ठीक है, जो लेबर्स को एम्प्लॉय किया गया है, जो उस कंपनी में काम कर रहे थे, उनको सैलरी दी जाएगी, तो ये पैसा भी फ्लो होगा यहाँ से एंटरप्राइज से हाउस होल्ड सेक्टर में। तीसरा जो रेंट, ठीक है, जो लैंड वगैरह पे कंपनी खोली गई है उसका लैंड का जो रेंट देना है वो भी फ्लो होगा एंटरप्राइज से, कहाँ जाएगा? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। और चौथा आपका क्या है? इंटरेस्ट, ठीक, जो कैपिटल वगैरह लिया था, जो मशीन को खरीदने के लिए पैसा लिया था, लोन पे पैसा लिया था, उस पैसे का इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है इसमें से किसी व्यक्ति ने लोन दिया था जो हाउस होल्ड सेक्टर का व्यक्ति था, तो वही इंटरेस्ट वापस ले लेगा एंटरप्रेन्योर से। तो ये पैसा वापस जो है कहाँ चला गया? एंटरप्राइज से होते होते हाउस होल्ड सेक्टर तक गया, ठीक है। तो since the burger is being produced by the contribution of these 4 factors, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स जो थे आपके, एंटरप्रेन्योर और उसके साथ कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये जो 100 रुपये जनरेट हुआ है एक बर्गर को सेंड करने के बाद, तो बर्गर की सेल से जो 100 रुपये प्रोड्यूस हुआ है वो पैसा क्या होगा? अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एरोबी, ठीक है। तो इस 100 रुपये में से 40 रुपये जो हैं वो क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। एंटरप्रेन्योर अपने पास रखिएगा। लेट्स एज्यूम 10 रुपये जो हैं वो एज सैलरी वो चला दे रहा है अपने वर्कर्स को, फाइन। और जो 20 रुपये का रेंट है, जो लैंड रखा है अपने पास 20 रुपये, उसके वो रेंट पे कर रहा है, ठीक है। और 30 रुपीज एज इंटरेस्ट दे रहा है किसको? जो लोन लिया था कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस परचेज करने के लिए, उसका वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर तक चला जा रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों ने ही ये कंट्रीब्यूशन दिया था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ इस केस में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो भी जमीन है या जो लोग हैं काम करने वाले या जो रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खुद कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर के लोग, ठीक। हेंस इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, इन सबको ऐड कर दीजिए। 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 प्लस 40, तो ये इक्वल हो जाएगा 100 रुपीज के बराबर। दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्ट क्या था? बर्गर। बर्गर था 100 रुपए का, ठीक है। उसी 100 रुपए को, जो 100 रुपए आया कंपनी के पास बर्गर को बेचने के बाद, उस 100 रुपए को डिवाइड किया गया। 40 रुपए किसके पास रहा? कंपनी के मालिक के पास। 10 रुपए सैलरी, 20 रुपए रेंट, 30 रुपए इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये सारा पैसा एक तरह से कहाँ जा रहा है? ये 40 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये जा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर के पास ही, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर के लोगों ने ही हेल्प किया था इस फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर विल नाउ स्पेंड दिस 100 रुपीज, ठीक है। जो पैसा, क्योंकि मैंने कहा है कि एग्जाम्पल में आपको ये समझना है कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे को सेव नहीं किया जा रहा है, सारा का सारा पैसा कंज्यूम हो रहा है गुड्स को परचेज करने के लिए। गुड्स क्या है इस केस में? बर्गर है, ठीक है। तो इस बर्गर को परचेज करने के लिए ये सारा 100 रुपए क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करेगा, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर को यहाँ पे खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100, ठीक है। मतलब जो 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यहाँ पे, ये जो फैक्टर पेमेंट 100 रुपए की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो 40 रुपीज प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30, इसको मिला के जो 100 रुपए पहुंचा इस सेक्टर में, इस सेक्टर ने, हाउस होल्ड सेक्टर ने उस 100 रुपए को बचाया नहीं कहीं भी, पूरा का पूरा 100 रुपए खर्च कर दिया, ठीक है, कि आगे के जो बर्गर्स हैं बर्गर्स को हम खरीदेंगे, ठीक है। तो ये वापस जो 100 रुपए था ये घूम फिर के कहाँ से पहुंच गया? इस प्राइवेट सेक्टर के पास, ठीक है। तो जब पैसा आया तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या किया? पैसे के बदले गुड्स प्रोवाइड किया। गुड्स क्या था इस केस में? बर्गर। बर्गर को प्रोवाइड किया हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। और जो पैसा मिला 100 रुपए, उस 100 रुपए को बांटा आपस में, प्रॉफिट में, वेजेस में, रेंट में, इंटरेस्ट में, ठीक है। और ये सारा पैसा फिर से घूम फिर के कहाँ पहुंच गया? हाउस होल्ड सेक्टर में। तो पैसे का जो फ्लो है वो सर्कुलर वे में हो रहा है,
एक एंड से दूसरे एंड घूम के फिर तीसरे एंड घूम घूम के सेम एंड पे जा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में पैसा जो है वो सर्कुलर फ्लो में जा रहा है। फाइन। तो अमाउंट ऑफ मनी जो यहाँ पे है 100 रुपए, it represents the total value of goods and services which is moving in a circular way। ठीक है, and this represents the circular flow of income in the economy। जो भी पैसा आ रहा है वो सर्कुलर फ्लो में जा रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के पास, कंज्यूमर से फिर प्रोड्यूसर्स के पास, एंड सो ऑन, चलता चला जा रहा है। ठीक है, जो सी और डी एरो है उसमें क्या है, सी एरो से क्या हो रहा था, पैसा खर्च कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, 100 रुपए दे रहा है, किसको दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि बर्गर चाहिए। और डी एरो जो है वो क्या है, बर्गर प्रोवाइड कर रहा है, कौन, प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम फिर से एक बार, ये है आपका स्टेप सी। ठीक है, इसमें क्या है, 100 रुपए जो है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, किसको, खर्च कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर, किसके ऊपर, बर्गर के ऊपर। ये पैसा कहाँ जा रहा है, एंटरप्राइज के पास जा रहा है। फिर ये स्टेप डी है, स्टेप डी में क्या है, बर्गर जो है दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि 100 रुपए खर्च किए गए हैं। तो टॉप टू एरो सी एंड डी रिप्रेजेंट्स द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस दी जा रही है। एरो सी के थ्रू क्या हो रहा है, पेमेंट का फ्लो हो रहा है, पेमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो पेमेंट आपको पेमेंट दे रहा है प्राइवेट सेक्टर को कि हाँ ये लो 100 रुपए हमको बर्गर दो। ठीक है, और एरो डी के थ्रू क्या हो रहा है, जो भी बर्गर प्रोड्यूस किया जा रहा है वो दिया जा रहा है वापस किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को दिया जा रहा है। ठीक है, ए और बी जो एरो थी उसमें प्रोडक्शन की चीजें थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई। ए एरो के थ्रू क्या किया गया, इनपुट्स प्रोवाइड किए गए फैक्ट्री को। ठीक है, लेबर्स, कैपिटल, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब प्रोवाइड किया गया। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोवाइड किया, किसको प्रोवाइड किया, एंटरप्राइज को। और फिर एंटरप्राइज ने जो भी पैसा उसके पास आया था उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके वापस दे दिया किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो एरो ए गोइंग फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म्स, फर्म्स मतलब यही एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है, सिंबलाइजेस द सर्विसेज मार्केट that the households are providing to the enterprise। हाउसहोल्ड जो सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरप्राइजेस को, और एंटरप्राइज क्या कर रहे हैं, इसी इनपुट का इस्तेमाल करके, इन्हीं के इनपुट का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं, आउटपुट। आउटपुट क्या है इस केस में, बर्गर। ठीक है, तो बर्गर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो इनपुट है वो प्रोवाइड कर रहा है एरो ए के थ्रू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, और इन्हीं इनपुट्स का इस्तेमाल करके एंटरप्राइज क्या बना रहा है, आउटपुट, बर्गर बना रहा है। और फिर एरो बी के थ्रू क्या हो रहा है, एंटरप्राइज हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जो पैसे हाउस होल्ड सेक्टर के पास थे उन्होंने दे दिया इनपुट्स के फॉर्म में, किसको, एंटरप्राइज को। एंटरप्राइज ने बर्गर बनाया, और बर्गर बनाते समय पैसे दिए अपने एम्प्लॉयज को, रेंट चुकाया। ठीक है, जो लैंड लिया था, जो लोन लिया था कैपिटल गुड्स के लिए, लोन बैंक से नहीं लिया है, लोन लिया है हाउस होल्ड सेक्टर से ही। हाउस होल्ड सेक्टर किसी इंसान से लिया है लोन, तो उसको इंटरेस्ट चुकाया, तो उस इंसान के पास पैसा आया, तो ये सारा पैसा वापस क्या किया, प्राइवेट सेक्टर ने दे दिया हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, तो एरो बी रिप्रेजेंट द पेमेंट मेड बाय द फर्म्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ओके। तो इस एग्जांपल से कुछ चीजें यहाँ पे हम समझ सकते हैं, तो देख लीजिए क्या है। इन द अबव एग्जांपल टोटल वैल्यू ऑफ द बर्गर्स, देखिए बर्गर की एक एमआरपी क्या है, ठीक है 100 रुपए। तो मान लो एक ही बर्गर बन रहा है एक साल में, तो वो बर्गर क्या है, गुड्स है, तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वही क्या है, जीडीपी ऑफ द कंट्री फॉर दैट ईयर। ठीक है, तो अगर बहुत सारे बर्गर्स बन रहे हैं, जितने बर्गर्स बन रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू है, वो क्या है, देश की जीडीपी है। तो जीडीपी क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज।
अब मान लो इस केस में कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, बर्गर प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी जो टोटल वैल्यू है वही क्या है देश की 1 साल की जीडीपी है। ठीक है, अब क्योंकि इस एग्जांपल में जो पैसा है, सिंस द अमाउंट ऑफ मनी representing the aggregate value of the goods and services which is moving in a circular way, in this case if we want to estimate the aggregate value, अब इसमें क्या होगा, जो जीडीपी है 1 साल का वो टोटल क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इसको मेजर करने के 3 तरीके यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन मेजर द एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लोस एट एनी ऑफ द लाइंस इंडिकेटेड इन द डायग्राम। तो आपने जो डायग्राम में लाइन देखे थे ए बी सी और डी, जो स्टेप्स थे, उन स्टेप्स की हेल्प से हम जीडीपी को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेजर द जीडीपी बाय द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है, जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, दैट द फर्म्स रिसीव फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच दे प्रोड्यूस बाय लाइन सी। ठीक है, तो जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जो पैसा मिल रहा है, एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है इस केस में, हाउस होल्ड सेक्टर पैसा खर्च कर रहा है। ठीक है, 100 रुपए का बर्गर खरीदने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर ने 100 रुपए दिए, किसको दिए पैसे, पैसा दिया इस केस में एंटरप्राइज को। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने पैसा खर्च किया, 100 रुपए खर्च किया, 100 रुपए दिए किसको, एंटरप्राइज को दिए, तो इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। 100 रुपए का एक्सपेंडिचर किया, पैसा खर्च किया, वो पैसा किसके पास गया, प्राइवेट सेक्टर के पास गया। तो अगर इसको हम ऐड करके निकाल लें पूरे साल का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। याद करिए मैंने आपको जीडीपी कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड बताया था। ठीक है, जिसमें किसी एक देश में टोटल जो एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, ठीक है, जो सरकार खर्च कर रही है, जो प्राइवेट सेक्टर खर्च कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हो रहे हैं, वो सारे खर्चे मिला के अगर हम 1 साल का निकाल लें तो क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू जीडीपी मिल जाएगा। तो ये वही एग्जांपल है इस केस में, बस क्या है, सेक्टर 2 ही है, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर पैसा खर्च कर रहा है, पैसा दे रहा है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, गुड्स को खरीदने के लिए। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू यहाँ से भी जीडीपी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो बाय लाइन सी, जो लाइन नंबर सी है, जो स्टेप सी है, जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर पैसा देगा प्राइवेट सेक्टर को बर्गर खरीदने के लिए, पैसा खर्च करेगा, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, इससे भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। If we measure the flow at D by measuring the aggregate value of final goods and services produced by all the firms, then it is called product method value added। ठीक है, अब D में क्या था, D में ये था कि जो पैसा दिया है C के थ्रू, हाउस होल्ड सेक्टर ने जो पैसा दिया है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर ने क्या बनाया है, उसके लिए एक बर्गर बनाया। वो बर्गर क्या है, वो बर्गर एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो व्हीट, फ्लोर और कई सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, पोटैटो का इस्तेमाल करके क्या बनाया गया है, एक बर्गर बनाया गया है। तो आलू वगैरह, सॉसेजेस का इस्तेमाल किया गया, ब्रेड का इस्तेमाल किया गया, तो ये सब चीजों में वैल्यू ऐड की गई और इनकी हेल्प से क्या बनाया गया, एक बर्गर बनाया गया। तो वैल्यू एडिशन हो रहा है हर स्टेप में। ठीक है, पहले रॉ मटेरियल में पहले व्हीट फ्लोर लिया गया होगा, पोटैटोज लिए गए होंगे, फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया होगा, सॉसेज लिया गया होगा, सबको ऐड किया गया होगा, वैल्यू एडिशन हर स्टेप पे हुई होगी, फिर एक बर्गर तैयार हुआ होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, वैल्यू एडेड हो रही है उसमें, तब जाके एक बर्गर बन रहा है नॉर्मल रॉ मटेरियल से। ठीक है, ये आपका हो गया वैल्यू एडिशन मेथड। अब जो स्टेप बी था, स्टेप बी में क्या था कि जो एंटरप्राइज है उसको जब पैसे मिलते हैं, उसने जब बर्गर बनाया तो बर्गर बनाने के बाद उसने क्या किया, जो लोग उसके यहाँ काम करके उनको कुछ पैसा दिया, जो एंटरप्रेन्योर था उसने प्रॉफिट अपने पास कुछ रखा, रेंट दिया, इंटरेस्ट पे किया। तो ये क्या है, पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर उनकी टोटल वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर ली जाए तो इसे क्या कहते हैं, इनकम मेथड के थ्रू जीडीपी को कैलकुलेट करना। क्योंकि जो टोटल इनकम थी उस कंपनी की वो 100 रुपए थी, उसी 100 रुपए को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में प्रॉफिट्स के फॉर्म में, वेजेस, रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो ये क्या है, इनकम मेथड है। इनकम मेथड के थ्रू भी जीडीपी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, thus we can measure the
GDP in 3 ways: expenditure method, value added method, income method. फाइन, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये वाले एग्जांपल में एक चीज एजम्पशन लिया था कि जितना भी पैसा हाउस होल्ड सेक्टर के पास आ रहा है वो सारा पैसा हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है, खर्च कर रहा है किसमें? बर्गर खरीदने में। और सारा पैसा किसको दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम एक चीज और देखेंगे कि लेट्स अज्यूम जो पैसा आ रहा है उसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कुछ पैसा अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जाए। लेट्स अज्यूम सारा पैसा जो 100 रुपए था वो पूरा 100 रुपए का सामान यहाँ पे परचेज ना किया जाए, तो अब क्या होगा? मान लो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो 100 रुपए थे पूरा 100 रुपए बर्गर पे ना स्पेंड करना चाहें तो कुछ पैसा क्या करेंगे? बचा के रख लेंगे। ये पैसा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। इसी पैसे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक वगैरह यहाँ पे सेव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो पहला एग्जांपल था उसमें इस तरह की सेविंग्स को मैंने एब्सेंट मार्क करके रखा था। यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं हो रही है, सारा का सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो अभी जो ऊपर वाला एग्जांपल आपने देखा, ठीक है, इस एग्जांपल में क्या केस था? इन द अबव एग्जांपल द हाउसहोल्ड्स वर प्रोड्यूसिंग द बर्गर, ठीक है, एंड परचेजिंग द सेम बर्गर फ्रॉम द एंटरप्राइज, ठीक है, एंड कंज्यूमिंग इट। तो देखो जो एंटरप्राइज है उस एंटरप्राइज में काम करने वाले लोग कौन है? काम करने वाले लोग तो हाउस होल्ड सेक्टर के ही, क्योंकि हाउस होल्ड मतलब क्या? पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, फैमिली, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो लोग हैं वही तो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। एक एंटरप्रेन्योर भी क्या एक इंसान है, ठीक है, उसके भी खर्चे हैं, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर का ही। तो हाउस होल्ड सेक्टर के ही लोग लगे पड़े हैं बर्गर बनाने में, खुद ही खा रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन द अबव एग्जांपल हाउस होल्ड्स वर प्रोड्यूसिंग द बर्गर, ठीक है, and purchasing the same burger from the enterprise and consuming it, ठीक है, ये आपने देखा। तो जो भी इनकम अर्न हो रही है, मतलब इनकम मेथड के थ्रू जो स्टेप बी देखा था आपने, उस स्टेप बी में क्या था कि एंटरप्राइज पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। कुछ पैसा एंटरप्रेन्योर के पास, कुछ एज अ रेंट, कुछ एज अ प्रॉफिट, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो इन द अबव एग्जांपल household sector was spending all their income which was earned during the production process, ठीक है, on the purchase of goods and services। तो जितना ही पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो घूम फिर के हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा पहुंचा था, वो सारा पैसा खर्च कर दिया दोबारा हाउस होल्ड सेक्टर ने, किसने? बर्गर खरीदने में। ठीक है, इट मींस दे वर नॉट एट ऑल सेविंग, कोई सेविंग्स यहाँ पे नहीं हो रही थी। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इन सच अ सिचुएशन प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी विल ऑलवेज रिमेन स्टैग्नेंट। प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि देखो एक फैक्ट्री तो खुल गई और लोग भी हैं, फैक्ट्री जितना बना रही है लोग उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। फैक्ट्री के पास एक्स्ट्रा कोई कैपिटल नहीं आ पा रहा है जिसकी हेल्प से वो एक और नई फैक्ट्री डाल पाए। ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं है एक्स्ट्रा, 100 रुपए आ रहा है, 100 रुपए खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो इन सच अ सिचुएशन प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी विल ऑलवेज रिमेन स्टैग्नेंट, फिक्स ही रहेगी प्रोडक्शन। दैट इज दे विल प्रोड्यूस द सेम वन बर्गर वर्थ ₹100 ईच ईयर एंड कंज्यूम इट। मतलब हर साल वो वही बर्गर बनाएंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे। और सारे बर्गर्स या और सारी फैक्ट्रीज डालने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किससे आती? सेविंग से आती। कैपिटल कैसे आएगा? जब कैपिटल गुड्स बनाएंगे, लेकिन कैपिटल गुड्स तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन गुड बन रहा है, वो क्या है? एक बर्गर। तो मान लो वो एक फैक्ट्री एक किसी पर्टिकुलर सिटी में है, लेट्स अज्यूम वो फैक्ट्री दिल्ली में है, तो सिर्फ दिल्ली के लोग ही आसपास के लोग खा पाएंगे बर्गर। ठीक है, लेट्स अज्यूम बैंगलोर के लोगों को बर्गर खाना है तो बैंगलोर में फैक्ट्री तो है नहीं। तो अगर दिल्ली वाली ब्रांच को अपनी ब्रांच खोलनी है बैंगलोर में तो उसको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए और बर्गर बनाने की मशीन चाहिए। कैसे बना पाएंगे? जब उनको कोई पैसा, कोई फंड देगा। लेकिन जब वो सिर्फ और सिर्फ बर्गर बना रही हैं और वो सारा बर्गर लोग कंज्यूम कर ले रहे हैं, फिर वो बर्गर बना रही हैं, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है नई बर्गर मशीन लेने का, अपने आप को एक्सपेंड करने का। तो इस केस में ऐसे देश की जो इकोनॉमी है वो फिक्स रहेगी।
स्टैग्नेंट रहेगी, वही जीडीपी सेम मेंटेन रहेगी, ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि सेविंग बिल्कुल नहीं इकोनॉमी में। नाउ सपोज द हाउस होल्ड्स वांट टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन ऑफ बर्गर्स, ठीक है। अब मान लो जो हाउस होल्ड के लोग हैं उनको बर्गर्स और खाने, ठीक है, बट दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द प्राइवेट सेक्टर दैट इज द एंटरप्राइज प्रोड्यूस मोर बर्गर्स। लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई, बर्गर्स बहुत सारे चाहिए और बर्गर चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई, बर्गर और चाहिए, तो और बर्गर को बनाने के लिए क्या चाहिए, एंड द बर्गर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली व्हेन देयर आर मोर बर्गर मशीन्स, मतलब कैपिटल गुड्स चाहिए। लोग अचानक से बढ़ गए, हाउस होल्ड सेक्टर में लोग बढ़ गए, कंजम्पशन के लिए लोग और ज्यादा आ गए, उनको बर्गर्स और चाहिए, लेकिन बर्गर्स बनाने की मशीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक, कैपिटल गुड्स की हेल्प से क्या होगा, बर्गर बनाए जाएंगे, और कैपिटल गुड्स क्या है इस केस में, बर्गर मशीन, वो मशीन जिनसे बर्गर बनाया जाए। तो इस केस में क्या है, प्राइवेट सेक्टर कुछ काम करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर मस्ट प्रोड्यूस बर्गर मशीन्स, मतलब यहाँ बात हो रही एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि बर्गर मशीन बनानी पड़ेंगी, कैपिटल गुड्स को बनाना पड़ेगा। अब तक क्या था, वो फैक्ट्री सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन गुड्स बना रही, और कंजम्पशन गुड्स से एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या कुछ लोगों को फीड कर पा रही थी, लेकिन ज्यादा लोग को फीड करना है तो ज्यादा कैपिटल गुड्स चाहिए, ज्यादा मशीन चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को इस केस में, कि दे हैव टू प्रोड्यूस मोर बर्गर मशीन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर बर्गर्स इन फ्यूचर। आने वाले कल में जो लोग लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी नीड्स के लिए और सारे बर्गर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, और सारे बर्गर मशीन चाहिए होंगे, मतलब कैपिटल गुड्स चाहिए होंगे, ठीक है, तभी जाके प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। लेकिन इस केस में प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि मशीन्स नहीं है, सिर्फ कंजम्पशन गुड्स बन रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा, उसी से कैपिटल गुड्स बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ फ्लॉस थे, कुछ प्रॉब्लम थी पहले वाले केस में। आओ केस नंबर 2 देखते हैं। अब इस केस में क्या है ये देखते हैं। अब यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो लोग हैं, वो पूरा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 100 रुपये मिल रहा है तो इस 100 रुपये को मैं 70 रुपीज खर्च करूंगा और 30 रुपीज सेविंग में रखूंगा। जैसे आपके पेरेंट्स है, गार्जियंस हैं, या आप लोग हैं, आप लोग जो अर्न कर रहे हैं, या पेरेंट्स गार्जियंस अर्न कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा जो सैलरी आ रही है या जो बिजनेस के थ्रू पैसा आ रहा है, वो पूरा स्पेंड नहीं कर रहे हैं। कुछ पैसे कहीं ना कहीं बैंक में सेव कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, या कहीं रख रहे हैं सेव करके, ठीक है, इसी को सेविंग्स कहते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि इस केस में जो लोग हैं उन्होंने अब डिसीजन ले लिया है, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू स्पेंड ओनली ₹70 फॉर कंजम्पशन प्रॉफिट, ठीक है। अब तक क्या था, वो 100 रुपए कमा रहे थे, पूरा 100 रुपए खा जा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे बर्गर। अब उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 70 रुपीज ही कंज्यूम करेंगे, बाकी 30 रुपीज नहीं करेंगे, 30 रुपीज को हम सेव करेंगे, ठीक है, सेव ₹30 आउट ऑफ ₹100 अर्न। जितना 100 रुपए पैसा वापस आया है, 100 रुपए में से सिर्फ 70 रुपए हम खर्च करेंगे, 30 रुपए बचा लेंगे। तो अब यहाँ पे रोल किसका आएगा, बैंक का आएगा, जहाँ ये पैसा 30 रुपए सेव होगा, क्योंकि वहां पे जो हाउस होल्ड सेक्टर के लोग हैं, ये 30 रुपए डिपॉजिट कर देते एज सेविंग्स, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर विल बी प्रोवाइडिंग द सेम फैक्टर सर्विसेज। अब इस केस में क्या है, बर्गर बनाने के लिए जो फैक्टर सर्विसेज थे वो प्रोवाइड की जा रही है, मतलब अभी भी हाउस होल्ड सेक्टर के ही लोग कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे, लेबर्स प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, लैंड वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, तो सेम चीज प्रोवाइड कर रहे थे, और उसकी हेल्प से जो एंटरप्राइज है वो बर्गर बना रहा था, और उस बर्गर का टोटल वर्थ कितना था, 100 रुपए था, ठीक है। लेकिन अब जो कंपनी है उसने समझ लिया कि लोगों की डिमांड में कुछ चेंजेस आए, वो सारा इतना सारा पैसा हमारे बर्गर पे खर्च नहीं कर सकते, तो लेट्स एज्यूम वो बर्गर की साइज थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है, छोटा बर्गर कर देंगे, या कुछ एक आध चीज मिसिंग कर देंगे, और उसको प्राइस को कर देंगे 70 रुपीज के आसपास, ताकि लोगों के बजट में आ जाए। जब 70 रुपीज का बजट है लोगों को कंज्यूम करने का, तो 70 रुपीज तक का आइटम बनाना पड़ेगा। तो नाउ द एंटरप्राइज, अभी जो कंपनी है, व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोड्यूस बर्गर वर्थ ₹70। अब वो 70 रुपए का बर्गर बनाएगी। अब तक 100 रुपए का बर्गर बन रहा था, अब उसी बर्गर को 70 रुपीज में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है, कुछ चीजों को डाउनग्रेड करेगी, बर्गर की छोटी बड़ी साइज कर देगी, एक आध चीज को मिस कर देगी, और बर्गर को 70 रुपए में बनाएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड है,
ठीक है, लोगों की डिमांड है कि भाई वो इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते, बिकॉज नाउ द हाउस होल्ड सेक्टर वांट्स टू कंज्यूम बर्गर्स वर्थ ₹70 ओनली। उनको सिर्फ 70 रुपए बर्गर खाना है। क्यों? क्योंकि बाकी जो 30 रुपए हैं वो अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल इस डायग्राम की हेल्प से। ये स्टेप ए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाउस होल्ड के जो लोग हैं वो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को। ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल, लेबर। ठीक है, उसकी हेल्प से ये जो कंपनी है वो बर्गर बना रही। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या किया, सामान अभी भी 100 रुपए का ही बनाएगी, सामान अभी भी 100 रुपए का बनाएगी, पर सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। कंपनी कहेगी यार मैं 100 रुपए का सामान बना रहा हूँ, बर्गर बना रहा हूँ, लेकिन लोग खरीदना नहीं चाहते, लोग खरीदना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज का बर्गर हमसे। तो अब क्या करें? इस केस में कंपनी ने डिसीजन लिया कि ठीक है, बर्गर को बनाते हैं 70 रुपए का, अब जो बच रहे हैं 30 रुपीज, उससे हम क्या बना लेते हैं, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो अब ये जो 30 रुपए बच रहे हैं, इस 30 रुपए से कैपिटल गुड्स बना सकते हैं। मतलब लेट्स एज्यूम बर्गर मेकिंग मशीन बना सकते हैं, छोटी छोटी मशीन बनाने की कोशिश की जा सकती है इससे। ये पैसा इकट्ठा कर करके क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स बना सकते हैं। फाइन, तो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई यहाँ पर, जिनकी हेल्प से इस कंपनी ने क्या किया, एक कंजम्पशन गुड बनाया बर्गर, और कैपिटल गुड बनाया 30 रुपए का। फिर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया कंपनी ने इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट। तो ये 100 रुपए कहाँ चला गया, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, इसमें से 70 रुपए पैसे खर्च किए, 70 रुपीज का एक्सपेंडिचर किया, और क्या परचेज किया, बर्गर परचेज किया। 70 रुपीज दिया एंटरप्राइज को, एंटरप्राइज ने इनको क्या दे दिया, एक 70 रुपीज का बर्गर। ठीक है, इन्होंने बर्गर कंज्यूम कर लिया। अब जो बचा 30 रुपीज, ये क्या है, सेविंग्स में चला गया बैंक के पास। 30 रुपीज की इन्होंने सेविंग कर ली और बैंक को दे दिया। अब बैंक ये पैसा सेविंग का दे सकता है किसको, एंटरप्राइज को, एज लोन। ठीक है, क्योंकि अब एंटरप्राइज ने ये देखा कि हमें अपने आप को एक्सपेंड करना है, क्योंकि लोगों की नीड बढ़ रही है, जनता और ज्यादा बढ़ रही है, हमें बर्गर्स और बढ़ाने हैं, तो बर्गर के लिए बर्गर मेकिंग मशीन्स बनाना होगा। तो कुछ तो कैपिटल अपने पास बना लिया इन लोगों ने, और बाकी लोन ले लिया बैंक से। बैंक लोन कैसे दे पाया, क्योंकि बैंक के पास लोगों का पैसा था सेविंग्स में। यही पैसा उठा के किसने दे दिया, बैंक ने दे दिया प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, एंटरप्राइज को। तो 30 रुपीज का कैपिटल गुड ऑलरेडी था, बाकी लोन ले लिया, उसकी हेल्प से और सारे कैपिटल गुड्स बनाए। तो ऐसे धीरे धीरे कैपिटल गुड्स बनना शुरू हुए, बर्गर्स भी बन रहे हैं 70 रुपीज वाले, और कैपिटल गुड भी बनना शुरू हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बर्गर मेकिंग मशीन्स बन गई, और अब एक्सपेंशन हो सकता है। अब एक और ब्रांच, 2-3 और ब्रांचेस खोली जा सकती हैं, वहां पे ये बर्गर मेकिंग मशीन्स को इंस्टॉल किया जा सकता है, और फिर से कई सारे बर्गर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल है सेविंग्स का यहाँ पर। पहले वाले केस में कोई सेविंग नहीं की जा रही थी, तो कोई कैपिटल गुड नहीं बन पा रहा था, क्योंकि लोगों की बस नीड थी, उन्हें कंज्यूम करना है। तो डिमांड कंजम्पशन की थी, तो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन गुड बनाया गया। लेकिन जब डिमांड में चेंजेस आए कि नहीं, सिर्फ 70 रुपीज ही कंज्यूम करना है, तो 30 का क्या करें, तो 30 का क्या किया कंपनियों ने, कैपिटल गुड बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 70 रुपीज का बर्गर परचेज किया और 30 रुपीज सेविंग कर लिया। ठीक है, एंटरप्राइज ने जो 100 रुपए की लागत लगी इनपुट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया लोगों में, इनकम मेथड के थ्रू पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। हाउस होल्ड सेक्टर के पास 100 रुपए पहुंचा। अब हाउस होल्ड के पास जब 100 रुपए पहुंचा, उन्होंने क्या किया, 70 रुपीज को स्पेंड किया। कैसे स्पेंड किया, एलओसी के थ्रू 70 रुपीज दिया एंटरप्राइज को, और कहा हमको बर्गर दे दो। बर्गर 70 रुपए का हाउस होल्ड सेक्टर को दे दिया एंटरप्राइज ने वाया एलओडी। अब ये बर्गर कंज्यूम कर लिया हाउस होल्ड सेक्टर ने, अभी भी 30 रुपए बच रहे थे हाउस होल्ड सेक्टर के पास। ठीक है, नाउ देयर इज ₹30 सेविंग लेफ्ट
विद द हाउस होल्ड सेक्टर। अब ये जो सेविंग बची है ये क्या करेंगे, इस सेविंग्स को हाउस होल्ड सेक्टर डिपॉजिट कर देंगे किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जैसे कि बैंक वगैरह, ठीक है। ऑल्सो जो कंपनीज हैं, ये जो एंटरप्राइज है, इन्होंने देखिए यहाँ पे 30 रुपीज का कैपिटल गुड बना के रखा था। कि कैपिटल गुड एक तरह की मशीन हो सकती है, ठीक है। तो देयर इज ₹30 कैपिटल गुड्स लाइन विद द एंटरप्राइज, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो कुछ और सारी कंपनीज भी इस एग्जांपल में है, कुछ और एंटरप्राइजेस भी हैं, अदर एंटरप्राइजेस प्रेजेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, उनको भी कंपनी खोलनी है, ठीक है। कुछ पैसा उनके पास है, कुछ उनको लोन चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, बैंक से बोरो कर सकते हैं। मान लो बैंक के पास 30 रुपए है देने के लिए। क्यों है 30 रुपए, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने कुछ पैसे बैंक में सेव कर रखे थे, और वो पैसे कितने थे, 30 रुपए, ठीक है। तो लेट्स एज्यूम बैंक यहाँ पे वो पैसे पूरा दे सकता है। एज्यूम करिए पूरा पैसा कभी नहीं दे सकता, ठीक है, वो रेशियोज मेंटेन करना होता है। आप कहोगे सर ये कैसा हो गया, पूरा पैसा बैंक उठा के दे देगा, ये एग्जांपल है एज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो फॉर सिंपलिसिटी से हम यहाँ पे वो सब CRR SLR वो सब रिक्वायरमेंट जो रेशियोज की होती है, जो नहीं खर्च कर सकते, उनको नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, ये पैसा दे देगा एज लोन एंटरप्राइज को, और एंटरप्राइज जो है परचेज कर लेगा गुड्स मार्केट से, ठीक है। लेट्स एज्यूम एक कंपनी ए अभी अभी खुली है, इसको भी बर्गर बनाना है, पर इसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं, लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में जो ये पुरानी एंटरप्राइज थी, ये इसने कुछ बर्गर मशीन्स बना के यहाँ रखी हैं, ये कैपिटल गुड्स, ठीक है, 30 रुपीज के। अब जो दूसरी कंपनी ए है, इस कंपनी को भी ये मशीन चाहिए, पर इसके लिए पैसे नहीं, 30 रुपीज। तो पैसे कहाँ से ले सकते हैं, ये पैसे को एज अ लोन बोरो कर सकते हैं, किससे, बैंक से, क्योंकि बैंक के पास 30 रुपीज सेविंग में पड़ा है। ये पैसा सेविंग वाला है, वही पैसा सेव जो कि हाउस होल्ड सेक्टर में जो लोगों ने पैसा सेव करके रखा था बैंक में, वही पैसा बैंक ने उठा के दे दिया ए को। एक ने कहा ठीक है हमको 30 रुपीज मिल गया, बहुत बढ़िया। इसी 30 रुपीज को इसने दे दिया उस ऊपर वाली कंपनी को जो एंटरप्राइज है, ठीक है। और एंटरप्राइज से क्या ले लिया, एंटरप्राइज से आपका ले लिया कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये जो एंटरप्राइज थे उससे आपका इन्होंने कैपिटल गुड्स ले लिया, ठीक है। और एक कंपनी स्टैब्लिश कर ली, और इसी कैपिटल गुड मतलब मशीन की हेल्प से और सारे बर्गर्स को प्रोडक्शन करना शुरू किया और सेल आउट करना शुरू किया, ठीक है। तो द ₹30 गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटरप्राइज विल बी कैपिटल गुड्स इन नेचर एंड नॉट अ कंजम्पशन गुड्स। तो ये जो ऊपर वाली एंटरप्राइज थी जिसने 70 रुपए के बर्गर बनाए थे और 30 रुपए के क्या बनाए थे, कैपिटल गुड्स। तो ये कैपिटल गुड्स कंजम्पशन के लिए नहीं है, ये क्या है, कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है। दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड नॉट फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब कोई एक कंपनी और नहीं खुलना चाहती है या एंटरप्राइज खुलना चाहती है, ये यही एंटरप्राइज खुद अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, तो अपने लिए या अपनी जैसी कुछ और कंपनीज के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या बनाया है इन लोगों ने, कैपिटल गुड्स बनाया है, बर्गर मेकिंग मशीन बनाया है, ठीक है। तो दिस ₹30 कैपिटल गुड्स which may be burger machines will help in increasing the production of burgers in future years। तो आने वाले समय में जो ये कैपिटल गुड्स बना के रख रही है एंटरप्राइज अपने पास, ये हेल्प करेगी और सारे बर्गर्स बनाने के लिए, क्योंकि बर्गर मशीन जब तैयार रहेंगे तभी नए और बर्गर्स बन पाएंगे। So if the household sector will save ₹30, then the same value of capital goods will be produced in the economy, ठीक है। तो जितने की सेविंग्स होगी उतने की ही क्या बन जाएगी, कैपिटल गुड्स बन जाएगी, ठीक है। अब मान लो आगे ऐसा हो जाए कि हाउस होल्ड सेक्टर कहे कि हम सिर्फ 60 रुपीज ही खर्च कर सकते हैं कंजम्पशन गुड्स पे और 40 रुपए सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो देन इस केस में क्या होगा, एंटरप्राइज विल प्रोड्यूस ₹60 कंजम्पशन गुड्स। अब 60 रुपए का बर्गर बनेगा, ठीक है, फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर, और जो 40 रुपए बच गए, these 40 rupees they will invest these 40 rupees for building कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इस केस में आपका कैपिटल गुड्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये कैपिटल गुड्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए नहीं। प्राइवेट सेक्टर मतलब कंपनीज के, ताकि और कंपनीज इन गुड्स को परचेज करें और बर्गर मशीन अपने यहाँ इंस्टॉल करें, ताकि लार्ज स्केल पे बर्गर प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं
कि जितनी भी सेविंग्स होगी इकोनॉमी में, सेविंग्स इज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द इकोनॉमी। ठीक, तो जितना सेविंग्स हैं जो आपको चाहिए अपने कंजम्पशन के लिए, आपने कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन गुड्स ले लिए, खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का सामान सब आपने ले लिया, अपने रिक्वायरमेंट के अप्लायंसेस ले लिए, अब जो पैसा बच गया आपके पास वही क्या है, आपकी सेविंग्स है। तो जितना सेविंग्स किसी इकोनॉमी में होगी उतना ही उस इकोनॉमी में क्या होगा, कैपिटल गुड्स होंगे। ठीक है, तो सेविंग्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन द इकोनॉमी। फाइन। सो इफ एन इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स, अगर किसी देश को और सारे कैपिटल गुड्स बनाने या किसी भी एक अर्थव्यवस्था को और सारे कैपिटल गुड्स मतलब मशीन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना नेसेसरी है, इट विल हैव टू सेव मोर, ज्यादा पैसा सेविंग करना होगा, मतलब कंजम्पशन कम करना होगा, कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा कम करना होगा, ताकि जब कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा कम होगा तो मार्केट में डिमांड ये हो जाएगी, कंजम्पशन गुड्स पे खर्चा कम करना चाहते हैं कंज्यूमर्स, तो जो एंटरप्राइज है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी डिमांड को कैच करेंगे और कहेंगे चलो ठीक है, कंजम्पशन गुड्स कम हो रहे हैं तो कंजम्पशन गुड्स को कम बनाते हैं या कम वैल्यू की बनाते हैं, और बाकी जो वैल्यू है उसकी हम क्या बनाते हैं, कैपिटल गुड्स बना लेते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सेविंग्स होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, ग्रेटर द सेविंग्स इन द इकोनॉमी, ग्रेटर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, और अभी ऊपर सबसे पहले जो मैंने पढ़ाया था कि जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स है, जो भी उसका आउटपुट आ रहा है, वही क्या है, उस कंट्री का इन्वेस्टमेंट। ग्रेटर द सेविंग्स इन द इकोनॉमी, ग्रेटर विल बी द कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन, ग्रेटर विल बी द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, आउटपुट आया है या बाहर से मंगवाया गया है, वही उस देश का क्या है, इन्वेस्टमेंट। और कैपिटल गुड्स का प्रोड्यूस होगा ज्यादा जब उस देश में सेविंग्स ज्यादा होगी। सेविंग ज्यादा मतलब क्या है कि लोग कंजम्पशन गुड्स पे कम खर्च करेंगे और पैसे को बैंक्स वगैरह में सेव करके रखेंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सेविंग्स होगी उतना ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेगा, जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेगा उतना ज्यादा उस देश में इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, ओके। Hence savings will be equal to the investment and higher the savings higher will be the investment। जितना ज्यादा लोग सेव करेंगे, बैंक में पैसा रखेंगे, उतना ज्यादा कंजम्पशन गुड्स बनेंगे और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है, दिस शोज दैट इफ एन इकोनॉमी वांट्स टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में क्या करना होगा फ्यूचर में, इट हैज टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स। ठीक है, आने वाले समय में अगर आपको ज्यादा सामान प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए, उस सामान को बनाने के लिए मशीनरी बनानी पड़ेगी आपको, ताकि उस मशीनरी की हेल्प से आपको सामान आने वाले फ्यूचर में बना पाए। मीन्स यू हैव टू प्रोड्यूस मोर कैपिटल गुड्स। जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स हैं वही क्या है, देश का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विच इन टर्न इम्प्लाइज दैट इकोनॉमी शुड सेव मोर। तो अगर देश जितना सेव करेगा, अर्थव्यवस्था में सेविंग्स जितनी ज्यादा होगी, आने वाले समय में उस देश में कैपिटल गुड्स ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। ठीक, हायर द सेविंग हायर विल बी द कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी व्हिच विल प्रोपेल द इकोनॉमी ऑन अ हायर ग्रोथ पाथ। ज्यादा ग्रोथ होगी, जीडीपी भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा उसके। अब इसको ऐसे समझते हैं कि जब देश आजाद हुआ, ठीक है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी, आवर इकोनॉमी वाज प्रोड्यूसिंग 95% कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, जब देश आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में जो कंजम्पशन गुड्स थे वो 95% बनाए जा रहे थे, मतलब 95% जो है वो कंजम्पशन गुड्स बनाए जा रहे हैं, वो भोग करने के लिए सामान बनाए जा रहे हैं। लेकिन कैपिटल गुड्स सिर्फ और सिर्फ 5% थे। तो जितने ज्यादा कैपिटल गुड्स का परसेंटेज होगा वही क्या है, उस देश में सेविंग्स है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के समय देश में सेविंग सिर्फ और सिर्फ 5% थी। सेविंग्स वाज ओनली 5% एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन गुड्स ज्यादा बन रहे थे, 95% कंजम्पशन गुड्स बन रहे थे और सिर्फ 5% कैपिटल गुड्स थे। तो सेविंग्स देश में कम थे, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। ठीक है, तो उस समय एट दैट टाइम वी वांटेड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का आउटपुट
ज्यादा करना था हमें, टू सर्व मिलियंस ऑफ स्टार्विंग पॉपुलेशन, हेंस वी स्टार्टेड सेविंग मोर। ठीक, हमारे देश में उस समय उतना पैसा नहीं था, ठीक है, जनसंख्या बहुत थी, लोग गरीब थे, भुखमरी थी, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। तो जो भी हमारे यहाँ पॉपुलेशन थी, बहुत सारे लोग थे, उनको खिलाने के लिए हमें और सारा कैपिटल गुड्स चाहिए था, क्योंकि उनके लिए कंजम्पशन का सामान बनाने के लिए मशीनरीज और चाहिए, ठीक है। तो हमने सेविंग्स को बढ़ाना शुरू किया, हेंस वी स्टार्टेड सेविंग मोर। तो जब सेविंग्स बनाना शुरू किया, उससे कैपिटल गुड्स बढ़ना शुरू हुए, कैपिटल गुड्स बढ़ना शुरू हुए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। और फाइनली धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रेजुअली मोर सेविंग्स लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। जितना ज्यादा सेविंग्स हुआ, बैंक में पैसा गया, बैंक ने लोन देना शुरू किया बाकी एंटरप्राइज को, एंटरप्राइज ने कैपिटल गुड्स बनाना शुरू किए, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स बनना शुरू हो गया इकोनॉमी में, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले मान लो 5 ही मशीन थी, अब 5 मशीन से 20 सामान बन सकता है, लेकिन लोग जो है वो 100 हैं, तो अब कैसे नीड्स को पूरी किया जाएगा, आपको मशीन्स और बनानी पड़ेंगी। मशीन्स और बढ़ाना मतलब कैपिटल गुड्स को बनाना, कैपिटल गुड्स को बनाना मतलब क्या है, सेविंग्स बढ़ाना, सेविंग्स ज्यादा होनी चाहिए, कंजम्पशन कम होना चाहिए, सेविंग्स ज्यादा होना चाहिए, तभी कैपिटल गुड्स बन पाएगा, ठीक है। Okay, so this led to the increase in the capital goods in the economy, which further increased the production of goods and services. क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल गुड्स होगा, आने वाले समय में उन कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके और सारे कंज्यूमर गुड्स बनाए जा सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा गुड्स बनेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही होता है जीडीपी। तो जितने ज्यादा गुड्स बनेंगे मतलब प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी किसी कंट्री की, उस कंट्री की जीडीपी भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर पिछले साल का डेटा देखें, इन द ईयर 2019-20 इंडिया सेविंग्स वाज अराउंड 28% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। जो भी जीडीपी टोटल आउटपुट आया, उस आउटपुट में 28% क्या थी, सेविंग्स थी हमारी। इसका मतलब क्या था, इट मेंट दैट इंडिया वाज प्रोड्यूसिंग अराउंड 72% कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। पिछले साल का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पिछले साल हमने लगभग 72% ऑफ जीडीपी हमने क्या बनाया, कंजम्पशन गुड्स, और बाकी 28% क्या बना रहे थे, कैपिटल गुड्स। यही कैपिटल गुड्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट है। तो देश में उस समय इन्वेस्टमेंट कितना था, 28%, क्योंकि 28% कैपिटल गुड्स बन रहा था, ठीक है। तो सेविंग्स बढ़ाना है तभी कैपिटल गुड्स बन पाएगा, कैपिटल गुड्स बढ़ेगा तभी देश में इन्वेस्टमेंट लगा, ठीक। चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं कि चाइना लगातार प्रोडक्शन बढ़ाता चला गया, ठीक है। चाइना हैज कंसिस्टेंटली बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर देन 40% कैपिटल गुड्स। चाइना का जो प्रोडक्शन है उसमें, चाइना में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें 40% जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल गुड्स का है। मतलब सिर्फ 60% कंजम्पशन गुड्स बन रहा है और 40% कैपिटल गुड्स मशीन वगैरह बन रहा है। तो जितना ज्यादा मशीन बनेगा, कैपिटल गुड बनेगा, उतना ही ज्यादा आने वाले समय में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जीडीपी का 40% क्या बना रहा है चाइना, लगातार कैपिटल गुड्स बना रहा है। और उसी की हेल्प से, क्योंकि जब कैपिटल गुड्स ज्यादा बनेगा तो आने वाले समय में क्या होगा, उन्हीं कैपिटल गुड्स की हेल्प से और सारे कंज्यूमर गुड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस हैज लेड चाइना to become one of the fastest growing economies in the world, ठीक है, क्योंकि चाइना के पास कैपिटल गुड्स की क्षमता ज्यादा है। फाइन, तो आइए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके है रिगार्डिंग कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमने देखा था, इन्वेस्टमेंट को हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि गोल्ड एंड वैल्यूएबल मेटल्स आर अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद करिए, फॉर्मूला दिखाया था मैंने आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, उसमें बताया था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जिसमें कि आपके
मशीनरीज वगैरह आता है, बिल्डिंग्स जो नई बिल्डिंग बनाई गई वो सब आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ वैल्यूएबल मेटल्स लाइक गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, और उसके साथ जेम स्टोन्स वगैरह, ये सब भी इन्वॉल्व रहते हैं। उसके साथ जो टोटल इन्वेंट्री है उसमें कितना ऊपर नीचे हुआ है, कितना कैपिटल गुड्स हमने बाहर बेच दिया, बाहर से अंदर ले आए, इसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसको भी हम ऐड करके क्या बनाते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि ग्रॉस गोल्ड एंड वैल्यूएबल मेटल्स आर पार्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है आपकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिख दिया है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स्ड वर्ड मैंने कहा था स्टेशनरी वर्ड समझना है इसे। तो गोल्ड और वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सेस करना, माइन करके निकालना या कहीं पे खरीद के लाना, फिक्स मतलब क्या होता है, कोई मशीन आपने बना दी, वहां पे बिल्डिंग बना दी जो कि फिक्स है, ठीक है, कोई आपका अपना खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, तो इन सबको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन माना जाता है। गोल्ड और वैल्यूएबल मेटल कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट तो हैं, लेकिन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट नहीं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर अ पार्ट ऑफ फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हाँ ये बात सही है कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के पार्ट को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि आपकी कॉपीराइट, पेटेंट, इसको हम मान लेते हैं। तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है, जो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या नए नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं देश में, हाईवेज वगैरह, रोड्स वगैरह बनाई जा रही हैं, जो भी बन रहा है, तो ये सब क्या है, दे आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ यस, दे आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो ये जो आखिरी के दो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, ये इस केस में आपकी सही हो जाएंगी, ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला ऊपर भी था, यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया है, इसको समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसी को क्या कह देते हैं हम, यही क्या है, इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। इसी को आप समझ सकते हैं कि ये है आपका इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इक्वल्स टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब फिक्स में क्या क्या आता है, जो फिक्स चीजें हैं, स्टेशनरी चीजें जैसे कि मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट्स वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह जो बनाए जा रहे हैं, कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ठीक है, प्लांट्स वगैरह, जो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट वाले जो चीजें हैं, ऐसे इकोलॉजिकल चीजें जो बनाई जा रही हैं, कल्टीवेट की जा रही है, जगह रखी जा रही है वो। उसके साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब क्या है आपकी, ये आपके आते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पार्ट इसमें होता है अलग से प्लस वैल्यूएबल मेटल्स, ठीक है, जिसमें आपका गोल्ड वगैरह आता है, प्लेटिनम आता है, अलग चीजें आती हैं। और उसके साथ साथ चेंज इन द स्टॉक, स्टॉक मतलब जितना भी हमारे स्टॉक था इस मशीन्स का, इक्विपमेंट्स का, मेटल्स का, कितना कम ज्यादा हुआ है, कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, उसको भी जोड़ के रख देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो एज पर आरबीआई, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स दैट इज फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये आपके हो गए फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स। तो गोल्ड वगैरह को फिक्स्ड एसेट्स नहीं माने जाते, ठीक है। प्लस चेंज इन दी स्टॉक्स ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड। अब ये स्टॉक किसके स्टॉक है, इन्हीं के स्टॉक है, मशीन के स्टॉक, इक्विपमेंट्स के स्टॉक, वैल्यूएबल मेटल्स के स्टॉक, ठीक है। तो इनका ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड एसेट रिफर्स टू कंस्ट्रक्शन, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो जो चीजें फिक्स हैं किसी देश में उसको हम फिक्स एसेट्स के रूप में माना जाता है। गोल्ड वगैरह को या जो ये सब चीजें हैं, लिक्विड चीजें हैं, उसको हम फिक्स एसेट के केस में नहीं लेके जाते, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, capital formation may not result in significant increase in output due to the following. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी एक देश में सेविंग्स अच्छी खासी हो रही है, ठीक है, हाई सेविंग्स हो रही है। तो हाई सेविंग्स हैं, अच्छी बात है, पैसा, उससे क्या बनेगा, ज्यादा कैपिटल बनेगा, ठीक है, कैपिटल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब कैपिटल गुड्स बनेंगे।
फाइन, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये सब होने के बावजूद कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब जो और गुड्स एंड सर्विसेज बनने चाहिए इन कैपिटल गुड्स की वजह से उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा होगा कि कोई कंट्री है, कोई इकोनॉमी है, कोई अर्थव्यवस्था है जहाँ पे सेविंग्स खूब है, जनता सेव कर रही है, कंजम्पशन गुड्स पैसे खर्च कम कर रही है, बैंक में पैसा सेव कर रही है, तो उस पैसे से कैपिटल गुड्स परचेज किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इससे आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। मतलब और जो गुड्स एंड सर्विसेज बननी चाहिए इन मशीन की वजह से ये बन नहीं पा रही। ऐसा क्यों हो सकता है, क्या रीजन हो सकते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो का, पहले वो आप समझ लीजिए तो आप समझ पाएंगे। इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर है डी, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो अब ये क्या होता है पहले इसको समझा देता हूँ, फिर आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट समझने के लिए प्रोडक्टिविटी समझना पड़ेगा, किसी चीज की प्रोडक्टिविटी कितनी, कितना वो चीज बना सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि इफ 1 acre ऑफ लैंड, ठीक है, लैंड है 1 एकड़ का जमीन है हमारे पास, इफ 1 acre ऑफ लैंड प्रोड्यूसेस 2 tons ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। 1 एकड़ की जमीन है आपके पास और उसमें जो है आपके पास उस 1 एकड़ लैंड से 2 टन अनाज आप उसका उत्पादन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, लैंड आपका कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है, कितना उपजाऊ है इस केस में, तो हम कैसे निकालेंगे इसमें आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आउटपुट आ रहा है और कितना इनपुट लगाया जा रहा है। आउटपुट क्या है आपका, वही अनाज कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो आपका आउटपुट कितना है, 2 टन अनाज फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनपुट क्या है, लैंड, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, लैंड की प्रोडक्टिविटी। तो कितना लैंड आपको यूज करना पड़ा जिसकी हेल्प से आपने 2 टन अनाज को उत्पन्न किया, प्रोड्यूस किया। तो 1 एकड़ लैंड यूज किया गया और 1 एकड़ लैंड से क्या बनाया गया, 2 टन फूड ग्रेन्स, इतना अनाज प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो मतलब 2 टन पर एकड़, 1 एकड़ में 2 टन अनाज, ठीक है। तो ये क्या है, उस लैंड की प्रोडक्टिविटी की हर एकड़ में 2 टन फूड ग्रेन्स कल्टीवेट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें लेबर का आउटपुट निकालना है, प्रोडक्टिविटी चेक करनी है, अब लेट्स एज्यूम लेबर थे 5, ठीक है। 5 लेबर्स वर यूज्ड इन दिस 1 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है। इस लैंड में, ये जो आपका लैंड था 1 एकड़ लैंड, इसमें 5, ठीक है, 5 लेबर्स का इस्तेमाल किया गया। ये 5 लेबर मेहनत किए, मजदूरी किए इस 1 एकड़ लैंड में और क्या प्रोड्यूस किए, 2 टन अनाज फूड ग्रेन, ठीक है। तो लेबर्स कितने प्रोडक्टिव थे, उनकी एफिशिएंसी कितनी थी। तो लेबर्स की प्रोडक्टिविटी चेक करने का क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है सेम, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, वही अनाज, कितना अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, अनाज वही था 2 टन। इनपुट क्या है इस केस में, लेबर है, कितने लेबर यूज हुए, तो 5 लेबर यूज हुए, 2/5 मतलब 0.4 टन पर लेबर। मतलब एक लेबर जो है वो 0.4 टन अनाज उत्पन्न करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो 0.4 टन पर लेबर क्या हो गया, ये लेबर की जो मैन पावर है उसकी आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी। इन द सेम वे प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड। कैपिटल मतलब कैपिटल गुड्स की बात की जा रही है, मशीन्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसका भी वही फॉर्मूला है, आउटपुट अपॉन कैपिटल, मतलब कितना आउटपुट आ रहा है। जैसे ऊपर वाले केस में 2 टन अनाज पैदा हो रहा था, ठीक है। तो ऐसी कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, वो कितना आउटपुट लेके आ रही है, कितना सामान प्रोड्यूस कर रही है, कितने वैल्यू का सामान प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए वो कितना कैपिटल यूज कर रही है, मतलब कितने का कैपिटल गुड्स वो यूज कर रही है, कितना कैपिटल गुड्स, कितने मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है एक आउटपुट बनाने में। आउटपुट में क्या होगा, कुछ गुड्स होंगे, कुछ सर्विसेज होंगी, ठीक है। तो एक आउटपुट को जनरेट करने के लिए कितना सारा मशीन या कितना सारा कैपिटल का इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं, ये जो रेशियो आता है
आउटपुट अपॉन कैपिटल का। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छी बात है एक देश के लिए। हायर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। अब ये रेशियो हायर कब होगा? जब आउटपुट ज्यादा आएगा, ठीक है, और कम कैपिटल में काम हो जाएगा, ठीक है। जब आपका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये आपका ऊपर वाला क्या हो गया? न्यूमरेटर हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। जब न्यूमरेटर ज्यादा हो तब भी आपका रेशियो ज्यादा आएगा, और उसके कंपैरिजन में जब डिनोमिनेटर कम हो, नीचे वाला डिनोमिनेटर कम हो, तब भी आपका फ्रैक्शन जो है ज्यादा आएगा। तो ये जो रेशियो है, जो फ्रैक्शन है, ज्यादा तब आएगा जब आपका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है और करस्पॉन्डिंग कम कैपिटल में काम हो जा रहा है, ठीक है। ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल किए बिना या कम अमाउंट में हम ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर पा रहे हैं। यही तो एफिशिएंसी होती है ना, कि कम हमने सामान यूज किया, कम इनपुट डाला और आउटपुट ज्यादा मिल गया। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिलना, वही एफिशिएंसी होती है, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी क्या है? कम कैपिटल का इस्तेमाल करके, कम कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करके, कम मशीन का इस्तेमाल करके हम ज्यादा आउटपुट बना रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी बात है, ठीक है। इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, दैट इज हायर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। जितना ज्यादा ये रेशियो अच्छा आएगा, बड़ा आएगा, उतना ज्यादा एक देश के लिए अच्छी बात है। अब इसी का उल्टा एक होता है, इनवर्स होता है। ये आपका है प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मतलब आउटपुट अपॉन कैपिटल। अगर इसी रेशियो को आप रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब कैपिटल अपॉन आउटपुट बना दें, C/O, इसको हम क्या कहते हैं? इनवर्स। इसका उल्टा, इनवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो। ये होता है आपका कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो। इसका जस्ट उल्टा कर दिया, इसी फ्रैक्शन का, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था इसको हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। ये जो कैपिटल था इसको आपने ऊपर कर दिया और जो आउटपुट था वो फ्रैक्शन में नीचे कर दिया। इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो। और आउटपुट अपॉन कैपिटल क्या कहते थे? प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका इनवर्स होता है, C/O, मतलब कितना ज्यादा कैपिटल है और कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर ये रेशियो ज्यादा आना शुरू हो जाए, हायर द कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट इज बैड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, मतलब ज्यादा कैपिटल है और आउटपुट बहुत कम, ठीक है, ये इस केस में गलत हो जाता है। फाइन, क्योंकि होता क्या है, ये फ्रैक्शन अगर बढ़ रहा है, कैपिटल बाय आउटपुट रेशियो अगर लगातार बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आउटपुट की वैल्यू कम है, कैपिटल ज्यादा लग रहा है। देखो ये फ्रैक्शन अगर है कैपिटल बाय आउटपुट, इसकी वैल्यू ज्यादा कब आएगी? वैल्यू ज्यादा तब आएगी जब न्यूमरेटर ज्यादा हो। न्यूमरेटर क्या है? कैपिटल, मतलब ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जाए, और करस्पॉन्डिंग ये जो आउटपुट है, आउटपुट जो डिनोमिनेटर में है वो कम रहे, मतलब ग्रोथ कम हो रही है, आउटपुट कम आ रहा है। न्यूमरेटर में आपका कैपिटल ज्यादा है, मतलब इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है। तो जब इनपुट ज्यादा लगा रहे हो, ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कम रिजल्ट मिल रहा है, वो तो गलत बात हो जाती है, उसमें कोई फायदा तो है नहीं आपका। फायदा किसमें कि कम मेहनत लगाया आपने और ज्यादा फायदा मिल गया आपको, ज्यादा आउटपुट आ गया, वो एक देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा इनपुट लगाने के बाद कम आउटपुट मिल रहा है, ये एक चिंताजनक बात हो जाती है। तो हायर द कैपिटल आउटपुट रेशियो, इट इज बैड फॉर द इकोनॉमी। फाइन, तो अगर मान लो कैपिटल आउटपुट रेशियो है 3/1 का, इसका मतलब क्या है? 1 रुपए का आउटपुट बनाने के लिए, मतलब 1 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 रुपए की मशीनरी लगानी पड़ रही है। मतलब 1 रुपए का सामान प्रोड्यूस करने के लिए आपको 3 रुपए का सामान खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। और मान लो ये चीज बढ़ जाए, 4/1 हो जाए, इफ द कैपिटल आउटपुट रेशियो इज 4/1, इट मीन्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। 1 रुपए का सामान बनाने के लिए आपको 4 रुपए का कैपिटल लगाना पड़ रहा है, 4 रुपए की मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है? जनरली इफ एन इकोनॉमी हैज हायर सेविंग, सेविंग ज्यादा है तो ज्यादा कैपिटल बन जाएगा, ज्यादा कैपिटल गुड्स बनेंगे। लेकिन अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है उस इकोनॉमी में हाई रहता है, मतलब एफिशिएंटली चीजें बनाई नहीं जा रही, ज्यादा इनपुट लगाया जा रहा है, ज्यादा कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है,
इनएफिशिएंट प्लान वे में यूज किया जा रहा है, आउटपुट कम बन रहा है पर इनपुट ज्यादा डाला जा रहा है, तो इससे क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो हाई हो जाता है। देन दैट मीन्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल इज लो। कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब आप ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हो, और जो रिजल्टेंट मिल रहा है आपको वो बहुत कम मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होना, मतलब ज्यादा कैपिटल लगाना और कम आउटपुट मिलना। सो आउटपुट प्रोडक्शन मे नॉट इंक्रीज मच इवन इफ कैपिटल फॉर्मेशन इज हाई। तो इवन इफ आप खूब कैपिटल लगा रहे हो, खूब मशीन लगा रहे हो, पर एफिशिएंट वे में अगर उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो आउटपुट कम आएगा। तो कम आउटपुट आएगा तो वो देश के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप ज्यादा खर्च भी कर रहे हो और अल्टीमेटली ज्यादा आउटपुट नहीं आ रहा। आउटपुट मतलब इस केस में क्या है, ग्रोथ, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी। तो देश की जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीडीपी बढ़ नहीं पा रही है, पर आप कैपिटल खूब लगा रहे हो, क्योंकि देश में सेविंग्स बहुत है, तो खूब कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, कैपिटल लगाए जा रहे हैं, पर जीडीपी नहीं बन पा रही। तो ऐसा तभी होता है जब प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा बढ़ना से हो जाता है। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस लेसन में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम very much important topics like gross capital formation, investment, ठीक है, and how they are interrelated, और अलग अलग केसेस का एग्जांपल लेकर, अलग अलग सेक्टर्स का एग्जांपल लेकर हमने इसको इंटरलिंक किया। जीडीपी भी कैलकुलेट करने के तरीके को चेक किया कि कैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड्स के इस्तेमाल से जीडीपी यहाँ कैलकुलेट की जा सकती है। फाइन, so I hope this lesson was informative for you, और नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे।